नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा निबंध का विषय है भारत की विदेश नीति। भारत अपने विदेशियों को यानी अपने पड़ोसियों को कैसे देखता है, किस निगाह से देखता है, उनके प्रति क्या विचारधारा रखता है और किस प्रकार की नीतियों का निर्माण होता है, क्रियान्वयन होता है, वो सब एक विदेश नीति का हिस्सा होता है। तो ये जो बाहरी विदेश का हिस्सा है यानी पड़ोसी देश हमारे हैं, ये उतने भी अच्छे नहीं है जितना कि इन्हें होना चाहिए। और ऐसे में हमारी विदेश नीतियां भी समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं या उसमें परिवर्तन की दरकार देखी जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। प्रारूप इसका यहाँ पर आप बना सकते हैं। प्रारूप किसी भी निबंध में बना लेना ये बुद्धिमानी होती है, इससे आपका समय बचता है और प्लस सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका निबंध दिशा विहीन नहीं होता, वो एक सही दिशा में शुरू से लेकर अंत तक चलता है और यही आवश्यक है। तो पहले तो भारतीय परिदृश्य आपको दर्शाना होगा, क्योंकि आप प्रस्तावना लिख रहे हैं और प्रस्तावना में आपको उस शीर्षक का परिचय देना होता है जिसे कि आपने चुन रखा है। मतलब पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये है क्या असल में, और उसके लिए आवश्यक है कि पहले आप शीर्षक को भलीभांति समझिए, समझेंगे तभी लिख पाएंगे। उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक हो सकता है प्रारूप के हिस्से में भारतीय विदेश नीति की परिभाषा का आधार। परिभाषा हम किस आधार पर देते हैं, उसके पीछे बेस क्या है, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज हो सकता है, शांति बहाल करना या फायदा प्राप्त करना, दूसरों को फायदा देना, या किस तरह की विश्व शांति बहाल करना, क्या उद्देश्य है वो हमें लिखना होगा। मूल सिद्धांत क्या है, हमारी विदेश नीति का मूल ढांचा या मूल सिद्धांत क्या है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब। और भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, इसके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं जो कि दूसरों के पास नहीं है। वैसे हमारा देश अपने आप में अनोखा है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सब कुछ बेजोड़ है, लेकिन हमारी विदेश नीति में ऐसी क्या विशिष्टताएं हैं जिसकी वजह से हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं। और बदलाव तथा आगे का सफर, नीतियां हमेशा बदलने के लिए ही बनी होती हैं, उनमें समय के साथ बदलाव होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी, वो सामान्य एक घिसा पिटा पुराना नियम बन जाएगा, नीति नहीं रह जाएगी। नीति का मतलब यह है कि वो प्रभावकारी हो, उसके अंदर प्रभाव हो, उसके अंदर ताकत यह हो कि वो परिवर्तन ला सके। ठीक है, तो आगे का सफर यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है या वर्तमान सरकार क्या कर रही है भविष्य के लिए, वो सब हम इसमें लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे हो सकती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कोई नवीनतम घटना या योजना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि लगातार नीतियों में बदलाव होते हैं और अभी भी हो रहा है। विगत वर्ष दिल्ली में रायसीना डायलॉग के तहत भारत के विदेश सचिव का बयान उल्लेखनीय था। भारत के जो विदेश सचिव थे उन्होंने रायसीना डायलॉग का जो पिछला संस्करण था उसमें ऐसा कहा कि भारत गुट निरपेक्षता के अतीत से बाहर आकर, जो गुट निरपेक्षता की नीति हमने पीछे अपना रखी थी उससे बाहर आकर अपने वैदेशिक संबंधों पर, जो वैदेशिक संबंध है उन पर नए सिरे से विचार कर रहा है कि किसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। मतलब सबको एक ही लाठी से हाँकना ये बुद्धिमानी नहीं है, जो पड़ोसी जैसा है, जिस योग्य है, उसी हिसाब से उसके साथ बर्ताव किया जाए, इस बात पर विचार कर रहा है और उसमें अपने हितों को सबसे सर्वोपरि रख रहा है। पहले क्या था, हम परमार्थवादी थे, सामने वाला अगर पहल नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे बस उसकी। लेकिन अब क्या है, अपने हितों को हम पहले देखेंगे। वर्तमान में भारत विश्व के अधिकतर मंचों पर हाजिर है, जितने भी विश्व मंच हैं वहां पर हमारी उपस्थिति लगभग सभी जगह है। और अब G20 और भारत, या यहाँ आप देख लीजिए G20 और भारत प्रशांत क्षेत्र की रणनीतियां और दृष्टिकोण भारत की भावी वैदेशिक नीतियों का आधार बनेंगे, ऐसा माना जा रहा है और ये सही बात भी है। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बिंदुवार लिखा गया है तो बिंदुवार नहीं लिखना है। इस तरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिंदुओं का थोड़ी मात्रा में अगर आप बुलेट पॉइंट यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो अच्छा नहीं है, इससे पैराग्राफ में ही रहने दीजिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है। और एक बात और है कि निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आपको नहीं लिखने हैं। अगर आप बहुत बड़े पैराग्राफ लिखेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, उसको परीक्षक पढ़ना नहीं चाहेगा। हजारों कापियों के ढेर में आपकी कापी उसको उबाऊ लगेगी और वो छोड़ देगा, ऐसे एवरेज मार्किंग कर देगा। तो अपनी ओर आकर्षित कराने का, यानी अपनी कापी की ओर आकर्षित कराने का तरीका यह है कि उसमें थोड़ा रोचकता लाइए। कोई नवीनतम मुद्दा, कोई घटना या इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, बुलेट पॉइंट्स, इन सब का इस्तेमाल करिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। ठीक है, तो अब नया जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि विदेश नीति किसी राष्ट्र की सरकार के द्वारा अपनाया गया वह ढांचा होती है जहां पर बाहरी विश्व के साथ, जो बाहर की दुनिया है उसके साथ हर क्षेत्र के संबंधों का निर्धारण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमा वाले जो संबंध है वही होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं, कूटनीतिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, अनेकों तरह के संबंध होते हैं। तो उन सब का निर्धारण इस नीति के द्वारा होता है। यह संबंध द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकते हैं। अगर दो पक्षों के बीच में हो रहे हैं तो द्विपक्षीय है, अगर कई सारे देशों के साथ हमारे तालमेल बैठ रहे हैं तो वो बहुपक्षीय है। पहले ऐसा माना जाता था, पहले की बात थी कि विदेश नीति विदेशी और भौगोलिक कारकों के आधार पर निर्धारित होती, लेकिन राष्ट्र के घरेलू कारण भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ बाहर से ही सब कुछ नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो यहाँ दोनों पक्षों की पहल होनी आवश्यक होती है। भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है, तो पहले भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य है अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना, और यह कार्य हर राष्ट्र करता है। ऐसा नहीं कि हम स्वार्थी हो गए,
यहाँ पर अपना हित साधना ये स्वार्थ का चिन्ह नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता है। तो हर राष्ट्र जो है वो ये चाहता है कि उसका हित पहले हो, वो अपना फायदा पहले देखेगा, लेकिन सबके राष्ट्रीय हित की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। अब यहाँ पर अपना फायदा या अपना जो हित है उसको देखने के चक्कर में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे हितों की जो सीमाएं हैं वो दूसरे में जाकर ओवरलैप न करें, यानी दूसरे की सीमा को अतिक्रमित न करें। ये ध्यान रखना होता है, और यही शांति बहाल करने का सबसे पहला और आखिरी उपाय होता है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की सूची में सीमा सुरक्षा, यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं आप चाहें तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को डाला गया है। तो सीमा सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जैसी प्राथमिकताएं हैं। और विकास का रथ अबाध गति से गतिमान रहे, यानी रुके ना, लगातार चलता रहे। इसलिए विकासशील भारत को विदेशी सहायता की आवश्यकता हर मोर्चे पर है। मतलब ऐसा है कि विकास का रथ जो होता है ना, उसको संसाधनों की आवश्यकता होती है, और कोई भी एक राष्ट्र जो है वो संसाधनों की या कच्चे माल की या जो भी कुछ उसे चाहिए विकास के लिए, उन सब की आपूर्ति अपनी ही जमीन से नहीं कर सकता, उसे बाहर से कनेक्शन रखना पड़ेगा। ये वर्तमान दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप सबसे कट कर नहीं रह सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें आवश्यकता प्रत्येक मोर्चे पर है कि हम विदेशी सहायता लें, और वर्तमान में यह बात हमारे नीति निर्माता बखूबी समझ रहे हैं। जो पॉलिसी मेकर आजकल के हमारे हैं, नए वाले, वो इस बात को समझते हैं। और भारतीय विदेश नीति वर्तमान का जो समय है उसमें 4 स्तंभों पर आधार लिए हुए हैं, या इसके 4 पिलर्स हैं। तो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। भारत को परंपरागत या नवीन खतरों से रक्षण प्रदान करना, पहली चीज तो सुरक्षा। देखिए, विदेश नीति में चाहे जितने भी स्तंभ हो जाएं या जितने भी इसके मुद्दे हो जाएं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि हम अपनी सुरक्षा को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, क्योंकि सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो विकास कैसे करेंगे। इसीलिए पहला मुद्दा है सुरक्षा। नवीन खतरे, जितने भी नए खतरे पैदा हो रहे हैं या जो पहले से हैं, उन सब से सुरक्षा अपनी निश्चित करना या मजबूत करना। और भारत में समावेशी विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, मतलब जो वातावरण है वो कैसा हो, अनुकूलित हो, तभी हम विकास कर पाएंगे, और वो भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बात हो रही है। इसके बाद वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ मुखर हो, विश्व मंच पर हमारी उपस्थिति, लोग उसे महत्व दें, उसके प्रभाव को समझें। और इसका लाभ भारत को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, परमाणु तटस्थता आदि अनेक मोर्चों पर मिलेगा, ये भी बात है। विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय जो हैं, यानी प्रवास करने वाले जो यहाँ से गए लोग, भारतीय लोग हैं, वो अपने देश से जुड़े रहें या अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें, और उनके भी हितों का संरक्षण हो, यह ध्यान भी देश को रखना पड़ता है, और यह ध्यान हर राष्ट्र रखता है। तो इस प्रकार से ये 4 पिलर हैं जो कि विदेश नीति का हिस्सा है। अब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, जब भी हम किसी इस प्रकार की नीति की बात करते हैं जो कि देश के अस्तित्व के साथ चली आ रही, तो इसमें हमें पीछे जाना पड़ता है, पीछे का बैकग्राउंड देना पड़ता है कि पहले क्या था और अब क्या है, ये बताना पड़ता है। और पहले वाला ठीक था या अब वाला ठीक है, तो इसमें ठीक कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है और कोई भी एकदम से बेठीक नहीं है। यहाँ समय के साथ सब कुछ बदलता है, जैसी जब आवश्यकता थी वैसी नीतियाँ थी। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो एक नवीन उल्लास हर भारतीय में, चाहे वो आम जनता हो या राजनेता, सभी में व्याप्त था। मतलब राजनीति जो थी वह भी उस समय देशभक्ति के रंग में रंगी हुई थी, निजी स्वार्थ उस समय कम था, और जो परमार्थ वाली भावना थी वो प्रबल थी, और आम जनता भी उसी रंग में रंगी थी। कोई भी चीज़ जब नई होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको आदमी बार बार दिखाना चाहता है, उसको ज़्यादा बचा कर रखता है, हर प्रकार से उसका संरक्षण करना चाहता है, ये उसके अंदर जुनून होता है। और सौहार्द पक्ष को लेकर हमने अपने पड़ोसियों से मिठास कायम रखनी चाहिए। 1954 का पंचशील इसी बात का ज्वलंत उदाहरण है। पंचशील का जो समझौता हुआ था वो इसी विचारधारा को लेकर हुआ था, जहां चीन और भारत एक दूसरे को सहयोग देने के लिए और आपस के जो व्यक्तिगत मामले थे उसमें न पड़ने का दावा करते थे। लेकिन आज क्या पंचशील का कोई अर्थ शेष रह गया है? संभवतः नहीं रह गया है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। वास्तव में 1962 का जो धोखा था, चीन का जो धोखा था, उसने पंचशील रूपी अहिंसा के कबूतर को मौत के घाट उतार दिया। मतलब वो बहेलिया की तरह आया चीन और हमारे ऊपर नहीं हमला किया, बल्कि अहिंसा का जो ये कबूतर था इसको मार डाला। ठीक है, कबूतर को अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहाँ कबूतर की उपमा दी गई। अब देखिए, विदेश नीतियां सदैव एक समान नहीं रह सकती। इसका मतलब ये जो पूरा मुद्दा आपको पीछे बताया गया कि ये पंचशील वाला सिद्धांत था और चीन ने इसका उल्लंघन करके हमें बहुत बड़ा आघात दिया, हमारे विश्वास को भी आघात पहुंचाया और हमारे जवानों को भी मारा, ये सब चीजें हैं। तो ये स्थितियां क्या करती हैं, ये हमें शिक्षा देती हैं। कोई गलती हम करते हैं, पीछे भूल होती है, तो उससे हम सीखते हैं, और सीख यही है कि नीतियों में बदलाव आवश्यक होता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ यह अपना चेहरा बदलती है और यह आवश्यक भी है। अब यहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे क्योंकि लंबा ज़्यादा हो रहा है, तो अगले पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, हालांकि भारत अब भी यही मानता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। सही बात है, युद्ध करके आप किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते, उल्टे तनाव और बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन भारत की यह कमजोरी का पर्याय नहीं है। भारत अगर ऐसा सोच रहा है कि हथियार या युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकते, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, उसका उदारपना है, उसकी उदार मानसिकता है। भारत आज कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ रहा है और नवीन नीतियां युवा भारत की प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं। जिस प्रकार युवा जोखिम लेने की रुचि रखते हैं, कहने का मतलब क्या है कि भारत की जो नई विदेश नीतियां हैं वो कैसी हैं, एक युवा की मानसिकता वाली है, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है, इसके अंदर युवा आबादी ज़्यादा है। जो युवा वर्ग है यानी सामर्थ्य से भरपूर वर्ग है, वो हमारे पास ज़्यादा है। अगर उसका समुचित मात्रा में इस्तेमाल हो तो हम कहाँ का कहाँ पहुँच जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
तो वो अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर देखिए हमारी नीतियाँ भी उसी प्रकार की हैं। और नौजवान के अंदर क्या प्रवृत्ति होती है, वो जोखिम लेना चाहता है, रिस्क लेने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, और ये प्रवृत्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। तो हम भी जोखिम उठाने के लिए यहाँ रुचिकर बनाए हुए हैं इसे। यह नई नीतियों को चुनौतियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो जाता है। तो यही कहा गया है, इसे आप इन्हीं शब्दों में देख लीजिएगा, जोखिम लेने को प्रेरित करती है, यहाँ पर प्रेरित हो जाएगा। अर्थ यह है कि अब सुरक्षात्मक नीति के कवच से बाहर आकर हमारा देश कुछ कुछ आक्रामक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आक्रामक हो गया है कि बस कोई जरा सा बोला नहीं कि उसके ऊपर टूट पड़ो, ये वाली बात नहीं है, लेकिन हल्का सा आक्रामक हो रहा है कि भाई अगर तुम सीधे रास्ते से काम नहीं करोगे तो हमें फिर बंदूक उठानी पड़ेगी, ये वाली बात। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक या चीन को दिए गए प्रत्युत्तर ने इस बात की पुष्टि की है। सर्जिकल स्ट्राइक में यही बात थी, मतलब हमने पलटवार किया, तो ये पलटवार वाली जो नीति है ये नई वाली। कार्यवाही की स्पष्टता इस विदेश नीति में दिखाई पड़ती है, कार्यवाही स्पष्ट रूप से हो रही है, ये हमने देखा, और ये बदलाव है। यद्यपि ये स्वागत योग्य कदम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, ये तो तारीख की बात है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो देश जो है वो बहुत खुश हुआ, देश के लोग खुश हुए कि हमारे जवानों की मृत्यु का बदला ले लिया गया, जो हम पे आक्रमण हुआ था उसका पलटवार किया गया। लेकिन आक्रामकता जो है वो क्षणिक होती है, मतलब आप सर्जिकल स्ट्राइक करके किसी दूसरे देश की जमीन में या अपनी ही जो अधिकृत जमीन उन्होंने कब्जिया रखी है उसमें घुस के उन्हें डरा धमका के आ जाएंगे, धौंस दिखाकर आ जाएंगे, या उन्हें बताकर आ जाएंगे कि हमारे अंदर ताकत है, संभल कर रहना। लेकिन ये क्षणिक होता है, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। जैसे किसी कुत्ते को आप एक बार पत्थर दिखाइए तो वो डर कर भाग जाएगा, लेकिन रोज उसको वही पत्थर दिखाइए तो वो कुछ दिन बाद ढीठ हो जाएगा और फिर वो भागना नहीं चाहेगा, वो आपका डट कर सामना करेगा। तो वही ढीठपना हमारे पड़ोसियों में आ सकता है, ऐसी आक्रामकता अगर लगातार हम दिखाते हैं तो इसीलिए ये क्षणिक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लंबे समय तक किसी समस्या को इसके जरिए हल नहीं किया जा सकता, ये जगजाहिर बात है। तत्काल कार्यवाही के लिए आक्रामकता और स्थायी समाधान के लिए सद्भाव आवश्यक होता है, ये दोनों चीज़ें। तो लचीले दृष्टिकोण की कुल मिलाकर आवश्यकता है, मतलब लचीले दृष्टिकोण का तात्पर्य यही है कि जहां आवश्यकता हो वहां पे हम सख्त हो जाएं, जैसे कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक वाला यहाँ पे नमूना लिया गया है, और जहां पे बातचीत वाला दौर है तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन यानी नरम रुख अख्तियार करके समस्या का हम समाधान निकाल लें, ये बात है। और साथ ही विगत कुछ समय से अमेरिका से हमारी अच्छी पड़ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अमेरिका देखिए मदद तो कर सकता है, वो शक्ति संपन्न है, महाशक्ति है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अमेरिका में सरकार चाहे जिसकी हो, डोनाल्ड ट्रंप की हो या बाइडेन की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की जो नीतियां हैं वो कभी कभी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती। विदेश नीति पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और ये चिंता का विषय, ठीक है। तो अब भारत को एक मध्यम मार्ग तलाश कर उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। देखिए राजनीतिक रोटियां जो है वो हमेशा सेकी जाती है, राजनीति ऐसी है ही है कि उसके अंदर स्वार्थ घुसा रहता है, तो स्वार्थ से आप बच नहीं सकते, लेकिन पहले देश के हित को रखना चाहिए। तो जो वर्तमान सरकार है या जो विगत सरकार थी उन पे दोष लगाना या दोषारोपण करना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा अपने पड़ोसियों से हमें उतना ही ताल्लुक रखना चाहिए या उतना ही ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए जितना कि आवश्यक हो, और हर पड़ोसी एक जैसा नहीं होता, तो कौन मित्र है और कौन शत्रु है इसकी पहचान बारीकी से करनी चाहिए, ये एक बात है। तो इस प्रकार का आप कुछ समाधान इसका दे सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, यहाँ जैसी आपकी विचारधारा हो, बस ये ध्यान देना है कि संतुलित आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी तरफ एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा निबंध का मुद्दा था, और ऐसे बहुत सारे शीर्षक आपके सामने लगातार परोसे जाएंगे, आप देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।